बिना तनख्वाह की नौकरानी। शर्मा जी की पत्नी निर्मला अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। कितनी सारी लड़कियों के फोटो को देखा, लेकिन एक भी लड़की उन्हें बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद नहीं आ रही थी। निर्मला जी ने अपने छोटे भाई से अपने भांजे की शादी के लिए लड़की देखने को बोला हुआ था। तभी निर्मला जी भाई मोहन का फोन आया। निर्मला दीदी, मैं आज एक रिश्ते की बात के लिए किसी को लेकर आ रहा हूँ। निर्मला ने अपने भाई से कहा, मोहन, अचानक से तुम पहले कम से कम बता देते कि घर को साफ सुथरा कर देती। बड़ी बहू तो नहीं है, उसे भी स्कूल आते आते 4 बज जाते हैं। मोहनलाल ने कहा, कोई बात नहीं, हम शाम को इसलिए आ रहे हैं, शाम को सब घर पर ही मिलेंगे। मोहन के फोन रखते ही निर्मला ने बड़ी बहू को फोन मिला और कहा, बहू, हो सके तो जल्दी आ जाना, आज रमेश के रिश्ते की बात के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बड़ी बहू रमा ने कहा, ठीक है माँ जी, कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। शाम होते ही मोहन ने लड़की के पिताजी को लेकर आ गया। बातचीत हुआ, सभी लड़की की फोटो देखा और पहली नज़र में ही सबको लड़की पसंद आ गई। अगले हफ्ते संडे को लड़की देखने के लिए उसके घर जाने के लिए 3 बजे का टाइम भी फिक्स हो गया था। शाम को 8 बजे दुकान बंद करके निर्मला के पति महेश चंद्र और बेटा राहुल जैसे ही घर आए, निर्मला जी ने सबसे पहले अपने पति को फोटो दिखाया। वैसे तो फोटो व्हाट्सएप पर महेश चंद्र जी को अपने बेटे राहुल को भी भेज दिया था। अपनी शादी की बात सुनकर राहुल बहुत गुस्से में था। राहुल घर आते ही बोला, मम्मी, आपने अपने मन से ही मेरी शादी तय कर दी। क्या आपने मुझसे एक बार पूछने की जहमत नहीं उठाई और सीधे लड़की और शादी फिक्स कर दी? तो और लड़की देखने के लिए हाँ भी कर दी। एक बार पूछ तो लिया होता कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं। तभी राहुल के पिताजी महेश चंद बोले, बेटा, इसमें तुमसे क्या पूछना, हम तुम्हारे लिए गलत लड़की ढूंढेंगे क्या? अगर गलत लड़की से ही करनी होती तो अब तक कब कर चुके होते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को फोटो देखने के बाद इस लड़की को पसंद किया है। राहुल ने साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है और वो अपने कमरे में चला गया। राहुल जब अपने कमरे में चला गया तो राहुल की बड़ी भाभी सीता कमरे में गई और बोली, राहुल, क्या बात है, इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम क्यों मना कर रही हो शादी के लिए? राहुल ने अपनी भाभी से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सीता ने कहा, देवर जी, अगर ऐसी बात है तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। माँ जी कब से परेशान थी आपकी शादी के लिए, कहाँ कहाँ लड़की नहीं देखा। राहुल ने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तब बताऊंगा ना मैं। क्या मैं आपसे कहूँ कि मेरी शादी करने जा रही हूँ? सीता ने जाकर अपनी सास से कहा कि राहुल किसी लड़की से प्यार करता है, वह उसी से ही शादी करेगा। निर्मला जी यह सुनकर गुस्से में हो गई। उसने लड़की पहले से ही पसंद कर लिया था तो मुझे बता देना चाहिए था। मैं जब तक लड़की नहीं देखूंगी शादी नहीं होने दूंगी। अगर उसे अपने पसंद शादी करनी होगी तो कहीं और जाकर कर ले। राहुल ने वीडियो कॉल कर अपनी गर्लफ्रेंड आशा से अपने घर वालों की बात कराई। राहुल के घर वालों को आशा पसंद आ गई। फोन काटने के बाद राहुल की माँ ने कहा, भाई देखो, ठीक है, तुमने लड़की तो पसंद कर ली है, पर हम शादी भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। इसमें तुम कुछ ना कुछ बोलोगे। राहुल चुपचाप था। वह सोच रहा था कैसे भी करके शादी हो जाए एक बार। अगले दिन आशा के पिताजी राहुल के घर शादी की बात करने आए। जब दहेज की बात आई तो आशा के पिताजी ने दहेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन राहुल के जिद के कारण राहुल के घर वालों को आशा से शादी करनी पड़ी। अगले 6 महीने में राहुल और आशा की शादी हो गई। आशा अब अपने ससुराल में आ गई थी। घर में जब तक मेहमान थे तब तक आशा से कोई कुछ भी नहीं करा रहा था, न कहता था। जैसे ही सारे मेहमान चले गए, अगले दिन ही आशा के साथ निर्मला जी ने आशा के कमरे में गई और जाकर बोली, बहू, सूरज कब का निकल चुका है, अब तक तो सो ही रही हो, क्या हुआ? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है, आज तो देर हो गई और उठ गई। कल से सुबह 6 बजे से पहले ही चाय बनकर सबको दे देना। और हाँ, बड़ी बहू भी 8 बजे तक अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है, उसको भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। अभी तो आशा की ठीक से मेहंदी का रंग भी नहीं छुटे थे। आज आशा जो सुबह 6 बजे सोकर उठ रही थी, रात के 12 बजे जाते थे, फिर भी उसका काम खत्म नहीं होता था। इसी
टेंशन में होती थी, कल सुबह जल्दी उठना है नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। आशा तो यह भी भूल गई कि उसकी नई नई शादी हुई है, कितने सपने सजोए थे। शादी होने के बाद हनीमून के लिए शिमला जाएगी, लेकिन यहाँ तो जब शादी हुई है इस घर में से बाहर भी नहीं निकली है। शिमला तो दूर की बात है। कभी कभी तो वह सोच रही थी कि इस घर में बहू के रूप में आई हूँ या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसलिए होती है कि वह अपने मायके से जाकर ससुराल की नौकरानी बन जाए? क्या क्या सपने सजोए थे आशा ने। आशा भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसे अब नहीं लग रहा था कि यहाँ रहकर वह पढ़ाई कर पाए, क्योंकि घर वालों के रंग ढंग देख के ये तो लगता ही नहीं था। एक दिन रात में उसने अपने पति राहुल से कह दिया कि राहुल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी दूसरी जगह पर रेंट पर जाकर रहें। यहाँ तो मैं सुबह शाम तक सिर्फ काम ही काम करती हूँ। राहुल ने कहा, फिर तो तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम यह चाहती हो कि अपने माँ बाप से, भाई से मैं अलग कहीं और जाकर रहूं? इस दुनिया की सारी औरतें यही कहती हैं। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर की देखभाल करती है। और फिर भाभी भी तो है जो सुबह शाम तक नौकरी करने जाती हैं और शाम को आने के बाद घर के काम में भी हाथ बटाती हैं। आशा समझ गई कि अपने पति से भी कुछ कहने का फायदा नहीं, सब बेकार है। वह अपनी जिंदगी को अपनी नीति समझकर जीने लगी। आज सावन का पहला सोमवार था। आशा ने व्रत रखा हुआ था। सुबह सुबह तो उसका सबको नाश्ता करा देती, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लंच करानी, फिर उसके बाद लंच बनाऊंगी। अभी आशा बिस्तर पर लेटी थी, तभी आशा की सास ने आवाज लगाई, बहू 2 कप चाय लेकर आना, मेरी सहेली उर्मिला आई है। हाँ हाँ माँ जी, हाँ वह बेकरी वाले बिस्किट भी लेकर आना। आशा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पूरे शरीर में थकान हो गया था और सिर भी दर्द कर रहा था। उसका बुरा हाल हो गया था, लेकिन इसे आशा का दर्द को किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा जैसे ही चाय लेकर अपने सासू माँ के कमरे में पहुंची, आशा की सास किसी मंदिर घंटे की तरह जोर जोर बजने लगी। तुम्हारे मायके वालों ने कौन सा मेरा घर भर दिया है जो रानी की तरह अपने रूम में जाकर आराम फरमाने रही हो? बड़ो बहू को देखो, इतना ज्यादा दहेज भी लेकर आई है, नौकरी करने भी जाती है, महीने के आखिर में आधी तनख्वाह का पैसा मुझे दे देती है। बहू तो हो बड़की बहू जैसी। शादी से पहले तुमने कहा था कि मास्टर डिग्री है, तुम्हारी मास्टर डिग्री क्या फायदा जब 1 रुपया भी कमा नहीं रही हो? इतना सुनकर आशा की आंखों में आंसू टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगे और गला रुंध गया। गले से बस इतना ही कह पाई, माँ जी आज सावन का प्रथम सोमवार था, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ था, सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। आशा कमरे के बाहर जाती निर्मला की सहेली ने कहा, आजकल की बहुओं का तो यही हाल है, बहानेबाजी करती रहती है, घर का कोई काम नहीं करना पड़े। एक हमारा जमाना था, सास को एक बार भी टोकने का मौका नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं देखो झट से जवाब दे देती हैं। आज आशा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। उसने मन में सोच लिया था, अब बहुत हो गया, अब मैं भी जॉब करूंगी। आखिर उसने भी तो इतनी पढ़ाई की थी। आज मेरी जेठानी जॉब करती हैं तो उनको घर में इज्जत से बात करते हैं। शाम होते ही आशा की जेठानी जैसे ही स्कूल से घर आती थी, आशा तुरंत पानी और चाय बनाकर लाती थी। आज आशा की जेठानी घर पर आ गई, लेकिन आशा ने न पानी न चाय देने आई। आशा की जेठानी को जब उसकी देवरानी आशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो उसके कमरे में अंदर चली गई। अंदर गई तो देखा आशा अपने बेड पर सोई हुई थी और रो रही थी। आशा की जेठानी ने आशा को अपनी गोद में लेकर कहा, क्या हुआ, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही हो? आशा ने दोपहर की सारी बातें अपनी जेठानी को बता दी। आप तो जानती हैं भाभी, मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती रहती हैं। आशा की जेठानी ने कहा, अरे पगली, तू सासू माँ की बातों को बुरा मान गई? वह तो ऐसी ही है। मैं भी जब नई नई आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर मैं घर में, मुझे टाइम कहाँ रहता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ तुम भी नौकरी कर लो। मेरे स्कूल में टीचर का पद खाली है, तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करूं। आशा ने एक पल में ही हाँ कर दिया, क्योंकि वह आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। आशा की जेठानी ने उसी समय प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया और कहा कि मेरी देरानी है, आप बोलो तो कल इंटरव्यू के लिए साथ ले आऊं। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी हामी जवाब दे दिया। उसके बाद आशा की जेठानी ने आशा से कहा, मैं भी स्कूल के चक्कर में घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाती, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो घर आकर से स्कूल के बच्चों के पेपर जांच करने होते हैं। तुम तो अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती हो।
शादी करके आई थी तो बहुत ही कोमल फूल की तरह लगती थी, अब तो ऐसा लगता है कि इस गुलाब के पेड़ पर सिर्फ कांटे बच गए हैं। तभी आसिया ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आज मैं व्रत हूँ इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है, सिर दुख रहा है। देखो भाई, अब कुछ खाओगे नहीं तो सिर तो दुखेगा ही। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना कर ला रही हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पियेंगे, साथ में सासू माँ को पिलाएंगे, देखना वो एकदम खुश हो जाएंगी। शादी के बाद आज पहली बार आंसू को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जले पर किसी ने मरहम लगाया हो। अगले दिन आशा के इंटरव्यू के लिए गई, स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया। और फिर क्या था, उसके बाद वह अपनी जेठानी के साथ स्कूल जाने लगी। आशा की जेठानी और आशा दोनों मिलजुल कर सुबह सुबह जल्दी घर वाले को नाश्ता तैयार करती और फिर साथ में स्कूल चली जाती। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ रहने लगी। आशा को भी जब तनख्वाह मिलती उसमें से आधे पैसे अपनी सास को दे देती। अब उसकी सास भी आशा से सही से बात करती। दोस्तों, इस कहानी को आने का मकसद ये है कि आपको अपने सम्मान की स्वरक्षा करनी चाहिए, दूसरों नहीं कर पाएंगे आपको। अगर आपको किसी और भरोसा नहीं है तो आप स्वयं उस कार्य की लीजिएगा। जो आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।